कल हरियाणा सरकार ने 25,000 लोगों को पास कर दिया। बिना पर्ची बिना खर्ची वाली वो स्कीम जारी रही। अब सीलू को डीएसपी लगना है तो पढ़ना पड़ेगा। आज मैं फिर से तुम लोगों के सामने, देखो, जिन लोगों ने किया उनको याद किया जाना चाहिए, उनके बारे में बोला जाना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी को हम लोगों ने बोला कि फेयर सिलेक्शंस होने चाहिए। जब मैंने कहा ना कि फेयर सिलेक्शंस होने चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे लगने चाहिए, तो उनका पहला सवाल ये था, ऐसा करने से तो कार्यकर्ता भाग जाएंगे। फिर मैंने ये कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार आती तो इनेलो की सरकार कभी जाती ही नहीं। इनेलो से ज्यादा भक्त तो कार्यकर्ता किसी के थे ही नहीं। आज मेरी ये बात देखो 100% दोबारा से प्रूव्ड है। अब जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित थे, उत्साहित नहीं अति उत्साहित थे, और जो लोग ये सरेआम बोल रहे थे कि 50 वोट पर जो है एक नौकरी मिलेगी, आज क्या हुआ उनका। मैंने मनोहर लाल जी को ये कहा था कि सरकार लेकर आती है आम जनता, आम पब्लिक, आम युवा, और अगर आम युवा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो वो फिर सरकार कभी जाने नहीं देगा। ये बात मैंने 10 साल पहले बोली थी, आज प्रूव्ड है मेरी बात 100%। जब मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, नायब सिंह सैनी जी सीएम बने, फिर चुनाव आया लोकसभा का, वो तो जो है जैसे ही सीएम बने वैसे ही जो है चुनाव आ गया था। चुनाव के अंदर फिर मेरी बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान मोहनलाल बड़ोली जी जो आजकल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कहा कि खुलकर समर्थन करो। मैं खुलकर समर्थन तो करें, पर सुनता था कोई भी नहीं। भला कौन नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। फिर नायब सिंह सैनी जी से बातचीत हुई, और इस बातचीत के दौरान फिर क्या था मामला, मैंने कहा कि क्या ये बिना पर्चे बिना खर्चे की स्कीम चालू रहेगी? बोला हाँ रहेगी। मैं इस बात को बोलता तो कोई भी नहीं, और ये बिना पर्चे बिना खर्चे वाली स्कीम जो कि दब जाती, ये दोबारा से प्रयासों से फिर से उठी, और लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा था। लेकिन हरियाणा विधानसभा का मुख्य मुद्दा ये था कि बिना पर्चे बिना खर्चे वाली स्कीम ऐसे कैसे चलेगी। और फिर इनकी जो भर्तियां लटक गई थी, तो इन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी शपथ ग्रहण से पहले लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। उस बात में तो चूक गए। एक बार तो जो है मामला ऐसा हो गया था कि अब क्या करें। एचएसएससी के ऑफिस में ही बैठा था मैं, वहां पर मेंबर्स थे साधु राम जी, और अब उनके साथ बैठ करके तो वे जो इंतजार कर रहे थे कि बस आने ही वाला है रिजल्ट किसी टाइम पर, और बच्चे लगातार फिर वहां पर, फिर वो शपथ ग्रहण हो गया, लगातार बच्चों के मैसेज और ये और वो, हमने आपके कहने से बीजेपी को वोट दिया, अब रिजल्ट नहीं आया, अब क्या करें, अब हम तो ठगे गए। तो इस प्रकार के मैसेजेस का जो है वो और बाढ़ आ गई। फिर मैंने कहा मैं एचएसएससी के ऑफिस में ही हूँ, और जो है मेंबर्स ही अपने आप सरप्राइज्ड हैं कि जो है रिजल्ट क्यों नहीं आया। फिर जो है थोड़ी सी देर बाद उनकी मीटिंग हुई, कुछ इश्यूज थे उनको दूर किया होगा, हम तो तब तक आ गए थे। बोला जो है इस मीटिंग का पता नहीं होता जी कितनी लंबी चल जाए। तो फिर हम जब रास्ते में थे तो उस टाइम पर फिर जो है बच्चों का ही मैसेज आने लग गया कि जो है रिजल्ट आ गया है। तो थोड़ा सा तो लेट हुए उनकी शपथ ग्रहण से, पर बन गया काम, और अच्छा बन गया। फेयर सिलेक्शंस फिर से हुए, और अगली सरकार में फेयर सिलेक्शंस होने की नींव रखी गई। तो जिस प्रयास
के लिए हम बात कर रहे थे, जिस रिजल्ट के लिए हम बात कर रहे थे, वे आज पूरी हुई। एक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक साथ 25,000 लोग लगना, और फिर कंटिन्यूअस फोन और मैसेज। सब लोग तो बता भी नहीं पाते हैं, सबके मैसेजेस आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो है एक फ़ोन की कैपेसिटी होती है। और जैसे मेरा बर्थडे था तो फ़ोन हैंग था, टीचर्स डे होता है तो फ़ोन हैंग रहता है, तो कल भी काफ़ी देर तक जो है, अब भी हैंग ही है वो थोड़ी देर के लिए चलता फिर हैंग हो जाता वो। ऐसे जो है, जैसे व्हाट्सएप जो है एक लिमिट है ना व्हाट्सएप की, उस लिमिट से ज़्यादा जब हो जाते हैं तब ये मामला बनता है। तो हर जगह से सोनीपत के बच्चों का भी आया, हर ब्रांच में से बच्चों का जो है कॉल्स और मैसेजेस आए कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो जो एक लंबी प्रक्रिया के बाद फाइनली CET 1 की लगभग भर्तियां पूरी। CET के सफर पर एक नजर मैं तुम्हारी डलवाऊं, ऐसा करने से फिर तुम्हें आगे फायदा मिलेगा। हुआ क्या था, CET की मांग मेरी ही थी। CET की मांग मैंने ही रखी थी कि एक बच्चा पुलिस का फॉर्म भी भरेगा, कलर का फॉर्म भी भरेगा, पटवारी का भी भरेगा, ग्राम सचिव का भी भरेगा। अब ये 56 कैटेगरी है तो 56 प्रकार के फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक गरीब बच्चा कितने फॉर्म भरे, कितने रुपए लगाए फॉर्म भरने में। तो एक ऐसा काम होना चाहिए कि ज्वाइंट रूप से इकट्ठा कोई पेपर ले लिया जाए और एक फॉर्म भरने से उनको जहां उसकी एलिजिबिलिटी है वहां नौकरी मिल जाए। तो इस प्रकार से CET की शुरुआत हुई थी। इसके पीछे 100% स्टूडेंट्स का फायदा मन में था और ये बात मैंने बताई थी। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई? वेरी गुड। CET के साथ पुलिस का पेपर हुआ था, हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस के पेपर में हुआ क्या कि वहां पर 4 शिफ्ट बन गई। अब जो 4 शिफ्ट बनी, तो इन 4 शिफ्टों के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं कि पहली शिफ्ट में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 4 शिफ्ट बन गई। और 4 शिफ्टों में से ऊपर के कुछ बच्चे लिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। किस आधार पर? लगभग ऐसा था, लगभग जैसे 5,000 पोस्ट थी तो 5,000 में से लगभग 1,250, लगभग 1,250, लगभग 1,250, लगभग 1,250 ऊपर वाले बच्चे उसमें लगा दिए। जो मैंने बोला समझ में आया? लेकिन गड़बड़ थी इसमें। ऊपर के 1,250 बच्चे जो थे वो मान लिया 73 से और 69 के बीच के थे। इसके दूसरे के जो 1,250 बच्चे थे वो मान लिया तुम्हारे 87 से और 83 के बीच के थे। अब यहां पर कुछ बच्चों के 80 नंबर आने के बाद भी रह गए और यहां पर 69 आने के बाद भी लग गए। तो बच्चों को लग रहा था ये धोखा है। सिलेक्शन तो फेयर थे उस केस में भी और नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी सही था, उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसे कैसे समझाया जा सकता है? इस शिफ्ट में 80 नंबर लेने वाला भी रह गया और इस शिफ्ट में 70 वाला भी लग गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो यहां मैंने कहा था कि जी आपको दूसरा पेपर लेना चाहिए। पहली शिफ्ट के ऊपर के 5,000 लोग ले लो, अगली शिफ्ट के ऊपर के 5,000 लोग ले लो, तीसरी शिफ्ट के फिर से 5,000, चौथी शिफ्ट के फिर से 5,000। कोई आदमी कहे कि सारे के सारे इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो ये लग जाएंगे, इसमें सारे हो तो ये लग जाएंगे, और मिक्स रूप से हो तो मिक्स रूप से लग जाएंगे। ऐसा कहने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा जिनको ये लगे कि हाँ मेरे साथ अन्याय हो गया। भाई ऊपर के 5,000 लोग लेने हैं, हर शिफ्ट में से 5,000 लोग ले लिए गए तो उसमें से फिर किसी के साथ अन्याय का मामला नहीं बनता। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से 4 गुनी वाली बात समझ में आई। यहां से क्या हुआ? यहां से क्या हुआ? सबका इकट्ठा पेपर होना चाहिए। फिर दोनों काम ज्वाइंट रूप से कर दिए।
कि सीईटी जब होगा तो ऊपर के 4 गुना ऊपर कैटेगरी पर उसके जैसे जो अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्होंने इस प्रकार का तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, करते नहीं है, तो वहां पर ये झंझट आता है। और इस पॉलिसी के बनाने में गड़बड़ हुई। इस पॉलिसी की गड़बड़ को तत्कालीन जो HSSC चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी, श्री कंवलजीत सिंह जी सैनी, उनके साथ डिस्कस हुआ, बातचीत हुई। और भोपाल सिंह जी ने तो जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तब कहा भी था, वीडियो भी है उनकी, कि भाई ये पॉलिसी गलत थी और हमने सरकार को बहुत कहा लेकिन सरकार ने मानी नहीं, जिद पर अड़ गई, हमारे साथ बातचीत नहीं हो पाई, हमारी बात वहां तक पहुंच नहीं पाई और ये मामला गड़बड़ हुआ। इसका नुकसान इंटेलिजेंट लोग थे जो आज नौकरी लग गए हैं उनको भी हुआ और जो कमजोर बच्चे थे उनको भी हुआ। कमजोर बच्चों को यह हुआ कि उनको पेपर में बैठने का मौका ही नहीं मिला और जो अच्छे बच्चे हैं उनको यह नुकसान हुआ कि 2-3 साल बाद नौकरी लगी, कोर्ट केस में जाके उलझ गया। और भगवान सब सही रखे, सही तरीके से अब तो जो है ज्वाइनिंग हो गई है, सब चीजें बहुत बढ़िया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन देर लगी आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो गाना सुना है तुमने? देर लगी लेकिन फेयर सिलेक्शंस हुए, जो बच्चे पढ़े वे लोग नौकरी लगे और न्याय की जीत हुई अन्याय पर, सच्चाई की जीत हुई बुराई पर। कुछ लोग मेरे पास मैसेज करते कि मुझे कांग्रेस से इतनी दुश्मनी क्यों है। मुझे कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं भाई साहब। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास गया सीईटी क्वालिफाइंग की पॉलिसी को लेकर के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला भाई ये तुम्हारा पर्सनल मसला है, कोचिंग सेंटर का काम है ये, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं 2 घंटे बैठ के आया लेकिन कोई बात उन्होंने सुनी नहीं। फाइनली कुछ लोगों ने कहा कि परिमल कुमार इतनी हल्की चीज नहीं है, इनकी सुन लो सर। तो बोला ठीक है लिख के दे दो। फिर भी अनमने मन से जो उसके ऊपर उन्होंने कोई काम किया नहीं। ये पहला मेरा एक इंटरेक्शन हुआ कांग्रेस के साथ, अपने आप जाकर के बात करके मैं आया। दूसरे नंबर पर फिर मेरे पास दिव्यांशु बुद्धिराजा जी का फोन आया जो उस टाइम पर कांग्रेस के युवा प्रभारी थे। उन्होंने कहा कि हम सीईटी के मसले को उठाना चाहते हैं, आप भी उठाना चाहते हो, हम चाहते हैं क्वालिफाइंग हो जाए, आप भी चाहते हो, ज्वाइंट मुद्दा बना। तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा देखो साहब मैं आपको जानता नहीं हूं, आप मेरे पास आओगे तो सोनीपत में सुरेंद्र पवार जी हैं, सुरेंद्र पवार जी को साथ लेकर के आप आ जाओ, बैठ करके बात करेंगे। सुरेंद्र पवार जी आए, यहाँ पर भी खड़े होकर के बातचीत हुई। दिव्यांशु जी आए, उन्होंने भी बातचीत करी और फिर सभी स्टूडेंट्स ने फील किया कि हाँ ये हमारा मुद्दा है और हमें सपोर्ट करना चाहिए। आईसीएस के लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने कांग्रेस के साथ ज्वाइंट रूप से करनाल में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया सीईटी क्वालिफाइंग के लिए। अब सीईटी क्वालिफाइंग के लिए तो कांग्रेस से हमारी दुश्मनी नहीं है। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्य अतिथि थे, मैं भी वहां पर था, दिव्यांशु जी थे, हम तीनों लोग जीप के ऊपर थे। अब बच्चे वहां पर जिस प्रकार से गए थे, अगर नहीं देखा हो तो सीईटी करनाल प्रोटेस्ट वो भर के देख लेना, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज है, वहां दिख जाएगा। 8-10 हजार युवा वहां पर पहुंचा था। उसके बाद दिव्यांशु जी से 2-3 बार और बातचीत हुई। एक बार हिसार में इन्होंने वैसा ही किया था तो मैं वहां नहीं गया था, बच्चे लेकिन वहां पर गए थे, तो हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है। उसके बाद उनकी मेरी बातचीत हुई, भाई आप चाहते क्या हो? तो मैंने कहा मैं एकमात्र एक चीज चाहता हूं, फेयर सिलेक्शन। दूसरे नंबर पर ये टैक्स फ्री एजुकेशन, टाइमली रिक्रूटमेंट और फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये बातें मैंने उनके साथ रखी। MS चोपड़ा जी हैं, दिव्यांशु जी के साथ यहाँ पर आए, वो हुड्डा साहब के जो है बिल्कुल करीबी आदमी है, जो सारे काम करते हैं। पूरी बातचीत हुई, हम 2-3 घंटे आराम से बैठे, सारी बातों को मैंने बताया। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब चुनाव के अंदर जब ये मामला चला
तो जो बात जो नीयत है वो तो धीरे धीरे निकलेगी ही, और उन लोगों ने जो है बोलना चालू किया। अब चुनाव के अंदर ये सब चीजें चली, तो हमारी लड़ाई नहीं, हमारी कोई वो नहीं है। मैंने कांग्रेस का कहीं विरोध नहीं किया, मैंने तो कांग्रेस की उन बातों का विरोध किया जो कि चल रही थी। और क्या भर्तियां बिकती सही लगता तुम लोगों को? इसलिए तुम लोगों ने मेरी बात मानी, तुमने साथ दिया। बात रही देखो दो बातें कि परिमल सर का कोई स्टैंड नहीं है। जिस टाइम पर सीईटी क्वालिफाइंग नहीं हो रहा था तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, आवाज भी उठाई, बात भी लगाई, होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के फायदे की कहानी है। और जिस टाइम पर फिर से नौकरियां बिकने का मामला था तो फिर से हमने आवाज उठाई, फिर से स्टूडेंट्स बेनिफिट था। इसके अंदर हमारे स्टैंड में कहां चूक है, ये बात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। कोई आदमी जो इस प्रकार के लोग होते हैं कि परिमल सर को रुपए मिल गए, परिमल सर बिक गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जिस टाइम पर सरकार थी, सरकार का विरोध किया, सरकार का विरोध करने का कौन पैसा देता है? और इस टाइम पर जब नौकरी का कैंपेन चालू किया तो बीजेपी की 20 सीट 25 सीट, सभी सर्वेज बता रहे थे, सभी के सभी सर्वे 20-25 सीट। जिस टाइम पर हम लोगों ने पहली बार जेपी दलाल जी के समर्थन में बहल में और क्या नाम है लोहारू में बच्चों के साथ एक जो है जुलूस निकाला और वहां सभा की, उस टाइम पर मुझे बहुत लोगों ने बोला था भाई तू मरेगा, कांग्रेस की 50+ सीट आ रही है, तेरे को रगड़ेंगे। मैंने कहा 50 सीट आओ, चाहे 100 और चाहे रगड़ो और चाहे ना रगड़ो, जो 10 साल का हमारा संघर्ष है। हर पेपर लीक पर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, हर पेपर लीक के ऊपर बच्चों ने आवाज उठाई, फेयर सिलेक्शंस वाला मामला चला। अब उस फेयर सिलेक्शंस वाले मामले को ऐसे ही कैसे जाने दे, जो होगा जो देखा जाएगा। और इसी बात को बोलते हैं पसीना बहा सकते तो खून भी बहा सकते हैं। सब कुछ रिस्क पर लेकर के हम लोगों ने पूरी आवाज उठाई, बच्चों को मोबिलाइज किया, बच्चों को सही बातें समझाई, बच्चों ने साथ भी दिया। और रिजल्ट देखो, जसवीर दोदुआ जी यहां पर आए थे, सभी लोग ऐसा फील कर रहे थे, मैं नहीं फील कर रहा था। मुझे पता था कि हमारे बच्चे गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में, हर जगह पर हैं, और जो कि थोड़ी बहुत कम और ज्यादा बातें बोलेंगे, और इतना बोलना ही काफी होता। फाइनली जब उंगली टिकती है ना, वहां दबानी के वहां दबानी है। जब ये बात हो रही थी कि तुम्हारी वोट जिसके तहत जाएगी उसका बच्चा तो डीएसपी लग जाएगा, तुम्हारे को क्या मिलना है, और ये बात तुम्हारे थ्रू बहुत लोगों तक गई और बहुत लोगों ने इस बात को माना, और आज रिजल्ट दूसरा है। मैं कह रहा हूं भाई, पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है। आज पॉलिसी बढ़िया आई, रिजल्ट बढ़िया आया, हमने तब भी वही काम किया। और पॉलिसी अगर खराब करते, सीएम अगर रिजल्ट ना देता, तो इसमें हमारी चूक कहां थी? हर बात के ऊपर बोलने लगते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं कि ये 4 गुना वाली पॉलिसी आपने दी थी। भाई 4 गुना वाली पॉलिसी मुझे बताओ कि किस प्रकार से गलत दी। और क्वालिफाइंग वाली पॉलिसी, हम तो चाहते थे क्वालिफाइंग हो। सीईटी, अब सब लोग, तुम लोगों को 56 फॉर्म भरने पड़ते, वो बढ़िया, या एक फॉर्म भरा, एक टेस्ट दिया, उससे सिलेक्शन हो गया, वो बढ़िया। जो टेक्निकल गड़बड़ वहां सरकार ने या अधिकारियों ने या बाकी लोगों ने की, उसमें हमारी कहां चूक है? और हम सरकार तक सही बात पहुंचाते रहेंगे। हमने सरकार जिस टाइम पर उसकी जरूरत थी बहुत मदद की, और सरकार बनने में इस बात को सभी लोग ऊपर नीचे दबी जुबान पर जो सब लोग बोल रहे हैं, और जितनी बातें हमारी मानेंगे हम बताएंगे। पहली हमारी वही डिमांड, फेयर सिलेक्शंस चलते रहने चाहिए, ये चलते रहेंगे। अब कितना ज्यादा बोला है इन बातों के ऊपर। दूसरे नंबर पर भाई टैक्स फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। जिस दिन टैक्स फ्री एजुकेशन हो गई, तुम्हारी फीस आधी हो जाएगी लगभग, ये मान लो। टैक्स फ्री एजुकेशन, रेगुलर रिक्रूटमेंट, तो इसके ऊपर इनका काम चल रहा है। बहुत जल्दी तुम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और चौथे नंबर पर फ्री ट्रांसपोर्टेशन फॉर स्टूडेंट्स।
तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन में भी कोचिंग वाले बच्चों को नहीं मिलता, बाकी तो सबको मिलता है, तो इन लोगों को भी मिल जाए। इस बात के ऊपर मैं चुनाव से पहले भी था, इस बात के ऊपर मैं आज भी हूं। अब सरकार करेगी, सही नहीं करेगी तो डिमांड करेंगे, और क्या कर सकते हैं। मैं न तो पद के लिए कल लड़ रहा था, ना मैं अपने पद के लिए आज लड़ रहा, ना मुझे टिकट कल चाहिए थे, ना मुझे टिकट आज चाहिए। हम लोग तो कल भी बच्चों के साथ थे और हम आज भी बच्चों के साथ हैं।